हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। और आज हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर लिया था। सारी केस स्टडीज वगैरह सारी चीजें हमने देख ली थी कि भाई वहां पे हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप विच इज परफॉर्म आफ्टर प्लानिंग, कि भाई एक बार प्लानिंग हो गई, अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे, इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है गौरव यादव, फॉर दोज हु डोंट नो मी, and I've completed my BCom honors from Sri Ram College of Commerce, Delhi University. Then I completed my MCom from Delhi University. I'm UGC NET qualified. I have 5+ years of teaching experience in both online as well as offline modes. And I scored 95% marks in class 12 CBSE boards examinations. और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई हमेशा क्या होगा कि मैं यही चाहूंगा कि तुम हमेशा स्कोर करो 98 100। मतलब कि भाई मैंने 95 किया तो तुम्हारा 98 तो कम से कम होना ही चाहिए, मिनिमम तुम्हारा 98 होना चाहिए। और उसी डायरेक्शन में हम सारी मेहनत करेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अन अकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको करना है डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, जो भी आप यूज करते हैं डिवाइस उसके अकॉर्डिंग। वहां पे हमें दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहली जो चीज है वो है क्लास है, जो वो है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस, अब जो हमारी स्पेशल क्लासेस है उसका जो शेड्यूल है वो अभी तक तो हमारा था मंडे वेंसडे फ्राइडे 5 PM। लेकिन अभी जो हमारा कमिंग वीक है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो जो भी चेंजेस होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर वैसे तो पोस्ट कर ही दूंगा। लेकिन जिसने भी अभी तक की जो हमारी क्लासेस हो चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर हमारा वहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस जिसने भी वहां पे अटेंड नहीं की हैं वो वहां पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस अगर किसी को अटेंड करनी है, उस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो वो अटेंड कर सकते हो। उसी के साथ साथ वहां पे हमने इसकी केस स्टडीज को भी डिस्कस किया है। ठीक है। वहां पे इसके केस स्टडीज भी तुम्हें मिल जाएंगे। जिसने अभी तक नहीं देखी है क्लासेस, जिसने अभी अटेंड नहीं की है, तो वो मेरे नाम से उसको अगर सर्च करोगे, मेरे नाम से अगर सर्च करोगे गौरव यादव के नाम से, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। ठीक है। आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स के अंदर गौरव यादव और आप कर सकते हैं मुझे फॉलो। ठीक है। ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको टाइमली मिलती रहे। इसी के साथ साथ कल है संडे, और संडे हमारा क्या होता है, संडे हमारा होता है सुपर संडे। और सुपर संडे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा होता है बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही शानदार सा क्विज। तो कल हमारा क्विज होगा ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। ये YouTube पर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये अन अकेडमी के ऐप के ऊपर होगा। अन अकेडमी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, जिसने मुझे फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी कर लो। और जो हमारा क्विज का टाइम होगा दैट विल बी 9:45 AM, कल सुबह 9:45। ठीक है। मतलब पौने पौने 10 बजे। ठीक है। 9:45 AM टू 10:45 AM हमारा होगा क्विज, जहां पे हम करेंगे सारी चीजें। ठीक है। जहां पे हम क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हमने करे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन बिजनेस एनवायरनमेंट, देन प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 5 चैप्टर में से कोई से भी 5 चैप्टर, ये जो मतलब 5 चैप्टर करना है, इनमें से कहीं से भी मैं कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दे सकता हूँ। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट तुम्हें ये होगा कि ये पता चल जाएगा कि भाई जो भी चीजें तुम पढ़ रहे हो वो साथ साथ भूल तो नहीं रहे हो। ठीक है। तो ये जरूर अटेंड करना, क्विज जरूर अटेंड करना। और जिसने क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं की हैं, तो जो हमारी फर्स्ट बुक के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 एंड 4, वो आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट बन चुकी है ऑलरेडी। और जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं वो जा सकता है अन अकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, तो वो क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको मिलेगी अन अकेडमी ऐप के ऊपर वो है प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट है दैट इज 6 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है दैट इज 10,000 रुपीज। एंड 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज। ठीक है। तो अगर हम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें कि भाई आपके कितने एग्जाम बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं बेसिकली, तो सितंबर इज ऑलमोस्ट ओवर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आइडियली 6 मंथ्स है। तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो
लेकिन वो आपको 10,000 का नहीं पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा 9,000 का अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे GA10। ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे GA10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट एंड 100% सक्सेस। ठीक है, सो ये परचेज कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है, 9,000 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। यहाँ पे हमारी इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, देन रेगुलर डाउट सेशन होंगे, डेडिकेटेड डाउट सेशन होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो वो बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, और एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको फुल एक्सेस मिल जाएगा। आप सब्सक्रिप्शन एक परचेज करेंगे, लेकिन उससे जो एक्सेस होगा वो सभी सब्जेक्ट का होगा, और सभी सब्जेक्ट में भी क्या होगा कि वहां पे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजुकेटर आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी एक एजुकेटर का नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी दूसरे एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेके। ठीक है, और अगर हम आइडियली देखें तो इसकी पर मंथ कॉस्ट 1500 है। तो 1500 के अंदर अगर आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं ना, तो ये स्टील डील है, ये डील आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करें, E to Z सारे सब्जेक्ट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉस्ट सिर्फ 1500 है, तो पर सब्जेक्ट की कॉस्ट आप क्या ही कैलकुलेट करोगे, मतलब इतना इतना कम कॉस्ट आएगा कि भाई 300 200 कुछ कॉस्ट आएगा पर सब्जेक्ट का, और वहां पे भी हम सारी चीजें इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, विच इज ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप विच वी परफॉर्म आफ्टर प्लानिंग। कि हमने एक बार प्लानिंग कर लिया, हमने ये सोच लिया कि भाई हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है और उसको हम कैसे कैसे अचीव करने वाले हैं, सारे प्लान्स हमने क्रिएट कर लिए। अब उस प्लान को एक तरह से एक्शन में लाने के लिए, ठीक है, प्लान को एक तरह से एक्शन में लाने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, जो हम फंक्शन यूज करते हैं मैनेजमेंट का, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे देखो, अब इसको स्टार्ट करने से पहले, ये पूरा ही चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं एक चीज तुम्हें रिमाइंड करा देना चाहता हूँ जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि भाई जो भी ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 हमारे पास फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। तो ये जो पांचों फंक्शन होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो किए जाए। हो सकता है कि पहले हम प्लान करें और उसके बाद सीधा डायरेक्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि हमें स्टाफिंग की जरूरत ही नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत ही नहीं है, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम क्या करें कि पहले प्लान करें, हमारे पास लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। मान लो कि मुझे अभी मान लो कि 2020 खत्म हुआ, ठीक है, 2020 खत्म हुआ, अब जनवरी शुरू होगा, तो जनवरी में मैं प्लान कोई बनाऊंगा। तो प्लान बनाऊंगा, दैट मीन्स इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो एम्प्लॉइज ऑलरेडी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको मैं निकाल दूंगा। नहीं, हो सकता है कि थोड़े बहुत एम्प्लॉइज मुझे बाहर से और लाने पड़े, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे के सारे एम्प्लॉइज में हर साल सिलेक्ट करूंगा कि भाई जब भी प्लान होगा, जब भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, तब हमेशा स्टाफिंग भी करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, तो वहां पे आपको हायर करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये चीज अपने माइंड के अंदर बहुत क्लियर कर लेना कि भाई यहाँ पे जो भी हम चीजें पढ़ने वाले, जैसे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो भी हम चीजें पढ़ेंगे, उनको पढ़ के हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में ये ख्याल आए कि भाई यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करने की बात करें, या फिर उनको ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स तो हम लेकर ही आएंगे स्टाफिंग के प्रोसेस में, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ह्यूमन रिसोर्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि ऑर्गेनाइजिंग जो होता है ना, वो हमेशा स्टाफिंग से पहले ही होता है, या फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही हमेशा स्टाफिंग होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या करें कि हमारे पास लोग पहले से अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो उनके जो भी उनका फर्ज है, जो भी उनकी क्या कह सकते हैं उसको, मतलब जो उनको काम जो भी करना है, वो हम डिसाइड करें बाद में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी लेवल में फॉलो किया जाए कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हो सकता है कि कोई चीज पहले करें, कोई चीज बाद में करें, बस ये है कि भाई 5 चीजें होती हैं। ठीक है, 5 चीजें हमारी होती हैं। और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर हम नंबर वाइज फिर इसको प्लान करते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब होता है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना
उनको अच्छा सा एक स्ट्रक्चर उनका क्रिएट कर देना, ताकि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, किसी तरह का ओवरलैपिंग ना हो एफर्ट्स के अंदर। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम बेसिकली ये काम करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attaining of identified and desired result। कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये आता है कि ये होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, कि जो भी हमने प्लान क्रिएट करे हैं उनको हम क्या करें, उनको हम इम्प्लीमेंट करें। कैसे इम्प्लीमेंट करें कि भाई हम यहाँ पे जो भी आपका जॉब है उसको क्लैरिफाई करके, जो भी हमारा वर्किंग रिलेशन है उसको क्लैरिफाई करके, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको मतलब इफेक्टिवली उनको डिप्लॉय करके, कि भाई ये अगर रिसोर्स है, अगर मान लो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है या फिर हमारा मटेरियल रिसोर्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कुछ भी है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं सबको इफेक्टिवली यूज करने का जो हमारा काम होता है, एक तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम होता है, वो हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ताकि जो हमारा एंड पॉइंट है, जो हमने प्लानिंग में सोचा था कि भाई हम वहां तक पहुंच जाएंगे, तो उसको हम अच्छे से अचीव कर सकें, दैट इज इंक्लूडेड अंडर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सिंपल क्लियर है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब वही कि भाई ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको ऑर्गेनाइज करना एज पर दी प्लान्स, कि जो हमने प्लान बनाया था उन प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए हम क्या करें कि वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेनमेंट ऑफ दोज पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स इट, दैट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे कोई इसके फीचर्स नहीं है, यहाँ पे इसके कोई लिमिटेशंस नहीं है, यहाँ पे बस 2-3 टॉपिक्स हैं। एक स्टेप्स है, एक इंपॉर्टेंस है, कि भाई स्टेप्स क्या क्या हम फॉलो करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि भाई ऑर्गेनाइजिंग हम करते क्यों है। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स और लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि वो सेम अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं ना तो इंपॉर्टेंस से बहुत ज्यादा क्या हो सकता था कि रिलेटेबल हो सकता था, बहुत सिमिलर हो सकता था, इसीलिए यहाँ पे वो चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये जो फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस होता है, स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है ये प्रोसेस का, ये मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमने प्रिंसिपल पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, तो उसी डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के ऊपर हमने इसको डिराइव किया है कि भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे काम करने हैं तो कौन कौन से, मतलब अगर मान लो कि ये हमें कोई चीज अचीव करनी है, तो उस काम को अचीव करने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से काम मुझे करने पड़ेंगे, और उस काम को मैं कैसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं ताकि वो एक तरह से टेक्निकली भी पॉसिबल हो। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ना हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया कि भाई वो काम फिर हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन यहाँ पे होगा कि भाई जो भी हमारे प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे हम जो हमारा काम है उसको डिवाइड करेंगे। So first step in the process of organizing involve identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans। के जो हमने प्लान बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। तो वही चीज आ गई कि भाई ऐसा ना हो कि हमने उसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, या फिर उसको इतने बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि वो कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो वहां पे मैंने बोला था कि भाई टीचर्स का अगर हम काम डिवाइड कर रहे हैं, तो टीचर्स को क्या होता है कि जो छोटी क्लासेस होते हैं, मतलब थर्ड फोर्थ क्लासेस होते हैं, वहां पे क्या होता है भाई एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट हैंडल कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि टीचर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टीचर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 11th-12th क्लास की, तो वहां पे किस तरह से डिवीजन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई आप हो, आप बिजनेस पढ़ाओगे, आप हो इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे, आप अकाउंट्स पढ़ाओगे, आप इंग्लिश पढ़ाओगे, आप मैथ्स पढ़ाओगे। तो ऐसा इसीलिए किया ताकि हम क्या करें कि भाई अगर हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो उससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है, जो नेक्स्ट केस में हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन काम को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि वो मैनेजेबल एक्टिविटी हो। ठीक है, अब हम वहां पे इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो टीचर को हम ये बोल दें कि भाई आपके साथ 2 लोग रहेंगे, एक एक पर्सन क्या करेगा, एक पर्सन जो आपका बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उसको रब करेगा, एक पर्सन आपके बिहाफ पे लिखेगा, एक पर्सन आपके बिहाफ पे बोलेगा, तो फिर वो दैट इज नॉट मैनेजेबल।
ठीक है, दैट इज नॉट मैनेजेबल, फिर वहां पे अगेन बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजेबल एक्टिविटीज के अंदर हमें डिवाइड करना है। अगर ऐसा कोई काम है जिसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते तो उसको डिवाइड मत करो। तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, डिवाइड हो सकता है तो करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड एंड बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉइज, के एम्प्लॉइज के साथ हम क्या कर सके, जो भी काम का बर्डन है उसको हम क्या कर सके, शेयर कर सके सभी एम्प्लॉइज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब वही कि भाई जो भी हमने काम डिवाइड किए हैं, जो हमने काम डिवाइड किए हैं कि भाई ये काम होगा, ये फाइनेंस से रिलेटेड काम है, ये सेल्स से रिलेटेड काम है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड काम है। तो हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जब हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं तो दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेसिकली हम एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग चीजों को जब ग्रुप कर देते हैं, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जब हम चीजों को ग्रुप कर देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। कि एक तरह का काम एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, एक तरह का काम एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, दूसरी तरह का काम दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा है। जैसे ये चीज तुम कॉलेज में जब जाओगे तब तुम इसको देख सकते हो कि भाई वहां पे जैसे कॉलेजेस में क्या होता है कि एक कोर्स तो होता नहीं है, वहां पे एक कोर्स नहीं होता है, वहां पे हजारों कोर्सेज होते हैं। कि भाई इंग्लिश का अलग कोर्स है, बीए इंग्लिश चल रहा है, देन इसके बाद बीए मैथ्स, बीएससी मैथ्स चल रहा है, बीएससी फिजिक्स चल रहा है, बीकॉम चल रहा है, बीए इकोनॉमिक्स है। तो वहां पे क्या होता है, डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं कि भाई आपका जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, आपका जो डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका जो डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो सिमिलर तरह की एक्टिविटीज होती है ना, जो सेम सेम एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक साथ ले आते हैं और उनका एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। और इससे क्या होता है कि जब हम वहां पे एक ही तरह का कोई काम करते हैं, जब अगर मान लो कि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ और मैं 10 साल से अगर मैं बिजनेस स्टडीज ही पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, क्योंकि मैंने उसको इतनी बार पढ़ा दिया है कि मुझे, अब मैं अगर आंखें भी बंद करूँ ना तब भी मुझे पता होगा कि भाई प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया उसको पढ़ाते हुए, इतना मुझे उसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, हम स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सके आपके अपने काम को करने में। ठीक है, so once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature, देखो यहाँ पे this is very important, को जो similar in nature है are grouped together, such set facilitate specialization, this grouping process is known as departmentalization। कि जो ये grouping process होता है इसी को हम departmentalization बोलते हैं। ठीक है, then departments can be created using various criteria as a basis, example of the sum। अब देखो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है कि टेरिटरी के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ साउथ वेस्ट, कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर कर रहे हो तो आपको नॉर्थ दे दिया जाएगा। जैसे नॉर्मली पुलिस स्टेशन में होता है ना, पुलिस स्टेशन में होता है, तो पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि हर एक एरिया का अलग होता है। कि भाई अगर मैं जैसे दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में हजारों स्टेशन है, हजारों पुलिस स्टेशन है एरिया के हिसाब से, कि भाई आप इस एरिया में तो आपको आपको ये चीज देखनी है, यहाँ पे जो भी काम होगा वो आपको देखना है, ये होगा तो ये देखना है। तो टेरिटरी के हिसाब से भी हो सकता है कि क्या हमारा वर्क होगा, मतलब किस टेरिटरी के अंदर रह के हमें काम करना है वो हम देख सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत सारे काम के मतलब जो बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे अगर मैं बात करूं HUL की, तो HUL क्या करता है, वो सोप्स भी बनाता है, वो डिटर्जेंट भी बनाता है, वो क्रीम्स भी बनाता है, वो ब्यूटी क्रीम्स भी बनाता है, वो बिस्किट्स भी बनाता है, वो टॉयलेटरीज भी बनाता है, वो FMCG के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वहां पे हम प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग भी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। कि भाई अगर हम बिस्किट बना रहे हैं तो उसका एक डिपार्टमेंट हो गया, हम चॉकलेट बना रहे हैं उसका एक डिपार्टमेंट हो गया, हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसका एक डिपार्टमेंट हो गया, अगर हम टॉयलेटरीज बना रहे हैं, टॉयलेटरी प्रोडक्ट जो जिसके अंदर सोप्स डिटर्जेंट्स और ये सब चीजें हम इंक्लूड करते हैं, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, टेरिटरी के हिसाब से भी कर सकते हैं, देन हम फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। फंक्शन के हिसाब से कैसे, जैसे भाई यहाँ पे हम सिर्फ मार्केटिंग का काम करते हैं, इस डिपार्टमेंट में सिर्फ फाइनेंस का काम होता है, तो वो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस हिसाब से करना चाहती है। हो सकता है कि वो सारी चीजों को फॉलो कर लें, या फिर हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करे, एक या दो को फॉलो करे। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन टोटली डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो क्या चाहती है, किस तरह से उसका जो काम है वो डिवाइड करना चाहती है, उसके हिसाब से वो डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेती है। ठीक है, द नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हमने डिपार्टमेंट बना लिए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, जो भी अवेलेबल एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या करना है, उनको एक तरह से उनकी ड्यूटीज बतानी कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मतलब जो भी उनका जो भी एक तरह से
जो भी डिपार्टमेंट के अंदर, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करेंगे, उनकी जो भी ड्यूटी होगी वो उनको बताने का जो काम होगा वो होगा नेक्स्ट। ठीक है कि भाई अब डिपार्टमेंट तो हमने बना दिए, अब हमें चाहिए डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो हम उनको असाइन करेंगे, भाई आप डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए, अच्छा आप हो तो आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हो गए, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव रहोगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को उनकी उनकी मतलब जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन होती है या फिर उनकी जो भी कैपेबिलिटीज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर देते हैं, काम डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे एक चीज और तो हमें ध्यान रखनी है, क्या मान लो भाई कि कोई अगर मैथ्स का टीचर है, अगर कोई मैथ्स का टीचर है तो तुम उसको मैथ्स ही बोलोगे ना कि भाई तुम मैथ्स पढ़ा लो। अगर कोई मैथ्स का टीचर है तुम उसको बोलोगे कि भाई साइंस पढ़ाओ, तो पढ़ा देगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उसने साइंस पढ़ा होगा ना। 12th क्लास तक नहीं तो मान लो कि 10th क्लास तक अगर हम बात करें, तो 10th क्लास तक तो उसने साइंस पढ़ा ही होगा। तो पढ़ा होगा तो पढ़ा सकता है, लेकिन जो जिस तरह से वो मैथ्स पढ़ा सकता है उस तरह से वो साइंस नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह से अब कॉमर्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉमर्स तो एक पूरा ही सब्जेक्ट है, सारी चीजें बहुत इंटर रिलेटेबल है, ये तुम्हें पता ही होगा। तो इसीलिए मैंने कॉमर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिया है। कॉमर्स के जितने भी टीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, अगर इससे ऊपर की अगर मैं बात करूं कि मान लो बीकॉम की अगर मैं बात करूं, तो बीकॉम में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कि भाई लॉ भी है, टैक्स भी है, देन इसके बाद हमारा एचआरएम भी है, देन हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, देन हमारे पास वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो वहां पे भी क्या होगा कि भाई अगर मैंने फाइनेंस के अंदर एमबीए किया हुआ है या फिर मैंने एचआर के अंदर मैंने जैसे एमकॉम किया हुआ है, तो अगर मैं कभी कॉलेज के अंदर पढ़ाऊंगा तो मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे एचआर दिया जाए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट मुझे दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर मुझे ज्यादा पता है, मतलब पढ़े तो मैंने सारे हैं, लेकिन बेटर काम मैं कौन सा कर पाऊंगा, मैं एचआर मतलब एचआरएम पढ़ाने का जो काम है वो मैं ज्यादा बेटरली कर पाऊंगा। तो इसीलिए असाइनमेंट जो होती है ना, वो स्किल्स के अकॉर्डिंग होती है कि भाई मेरी क्या स्किल्स है, मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, उनके हिसाब से मैं ड्यूटीज को असाइन करूंगा, ठीक है। So it is necessary to define the work of different job positions and accordingly allocate work to various employees. Once department have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. Jobs are then allocated to the member of each department in accordance to their skill and competence. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एक बार डिपार्टमेंट बन गए, देन उनको क्या होता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक चार्ज दिया जाता है कि भाई आप इसके हेड हो। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया। तो सबसे पहले तो हेड को बनाया जाता है, उसके बाद जो बाकी की जो जॉब्स हैं, जो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हमें काम करना है, वो हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई हमारी क्या स्किल्स है, हमारी क्या कॉम्पिटेंसीज है, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। Then it is essential for effective performance that a proper match is made between the nature of job and ability of an individual, कि जो हमें काम करवाना है वो, तो नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल दोनों मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैच नहीं करेंगे, अगर तुम बोलोगे कि भाई कोई अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है और उसको तुम बोलोगे कि भाई तुम फाइनेंस मैनेजर बन जाओ, मतलब क्या चाहते हो जिंदगी से, कैसे ही हो पाएगा। तो इसीलिए जो नेचर ऑफ जॉब है और जो एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल है वो दोनों मैच करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब हमने जो प्रीवियस स्टेप था वहां पे हमने बोला कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी अब हम जिससे ऑर्डर लेंगे और जिसको हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर हम जिसको ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे और कौन हमसे कोई चीज पूछ सकता है, वो भी तो हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि हमारी अथॉरिटी किसके लिए होगी, हम किसको ऑर्डर दे सकते हैं और हम किसको रिपोर्ट करेंगे कि जो भी काम हम करेंगे, या फिर अगर मान लो किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी होती है हमें काम करने में, तो उस डिफिकल्टी से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा, हम किसको कांटेक्ट करेंगे इन केस ऑफ कि अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो, या फिर अगर मैंने काम कर लिया है, या फिर अगर मुझे ये बोलना है कि भाई मुझे और काम दे दो, या फिर कुछ कुछ भी इस तरह का जो भी काम है, तो उसके लिए अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना इज दी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है। So each individual should also know who he has to take order from and whom he is accountable, कि किससे उसको ऑर्डर लेने हैं और कौन किसको वो अकाउंटेबल होगा, कि किसको वो जवाबदेही होगा। The establishment of such clear relationship help in create a hierarchical structure and helps in coordination among various departments, कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, ये भी अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हमने डिराइव किया है। ये है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। दैट मीन्स कि अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पर्सन है
तो एक पर्सन के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो उसको ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ज्यादा क्योस हो सकता है। तो इसीलिए उसके ऊपर ये बेस्ड है कि हमें अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको जवाब देगा। कि भाई मैं हूं तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूं, मुझे अगर आंसरेबल होगा तो मैं प्रिंसिपल को आंसरेबल होगा, अगर मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ उस केस में। ठीक है, तो ये होगा establishing authority responsibility relationship या authority reporting relationships। ठीक है, सो ये 4 स्टेप्स ही होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इंपॉर्टेंस काफी सिंपल है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यही तो बात हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, यही तो बात हम स्टार्टिंग से करते आए हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर बनाने का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर हमने बनाया, स्ट्रक्चर को हमने फिर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक ही पर्टिकुलर काम करेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, कि मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस ही पढ़ा रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे अपनी सब्जेक्ट के बारे में इन एंड आउट पूरी नॉलेज है। ठीक है, मुझे पूरी नॉलेज है कि भाई यहाँ पे मुझे इस टाइम पे क्या एग्जाम्पल यूज करना है, अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आता है तो फिर मैं क्या एग्जाम्पल यूज कर सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आता है, दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमंग्स द वर्कफोर्स। This reduces the workload as well as enhances productivity because of specific worker performing a specific job on a regular basis. Repetitive performance of a particular task allow a worker to gain experience in that area and leads to specialization। तो वही चीज आ गई कि जब हम repetitive performance करते हैं कोई एक particular task को, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर experience आता है और हम क्या, हमारे पास मतलब हमें हमें क्या हो जाता है, उस particular field से related specialization हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो अगेन ये सेम, अब देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, मेजरली सारे के सारे डिपेंड करते हैं हमारे जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उसी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, जब हमने स्टेप पढ़ा था तो हमने बोला था कि हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि हम एस्टैब्लिश करेंगे अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, हमने ये लास्ट स्टेप यही पढ़ा था ना कि हम अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे जिससे लोगों के बीच में ये डाउट ना हो कि जो भी लोग एम्प्लॉय मतलब जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का ये डाउट ना हो कि भाई हमें किसको जवाब देना है, हमें किससे ऑर्डर लेना है, मतलब क्या होगा। तो इसीलिए जो वर्किंग रिलेशनशिप्स है ना उसके अंदर क्लैरिटी हो जाएगी। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि अगर कोई अननेसेसरी पर्सन आके हमें कोई भी एडवाइस देने की कोशिश करता है कि भाई इस तरह का काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो बॉस है उसने मेरे को ऑर्डर नहीं दिया है, अगर मेरा बॉस मुझे ऑर्डर देता है तो मैं आपका काम करूंगा, अदरवाइज मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो इससे जो वर्किंग रिलेशनशिप है ना उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है, भाई ये पर्सन है, इससे ही ऑर्डर लेना है, अगर इसके अलावा कोई भी तुम्हें कुछ कहता है तो मत सुनना, अगर सुनोगे तो फिर वो तुम्हारे नुकसान वाली बात है, हम उसके अंदर कोई जवाबदेही नहीं होंगी हमारी। तो इसीलिए वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी लाने का काम भी कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज कर दिया ना, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया अच्छे से, तो ये चीज यहाँ पे होती है। The establishment of working relationship clarifies line of communication and specify who is to report to whom। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो अगर हमें ये क्लियर होगा तो जो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है उसके अंदर क्लैरिटी बहुत सिंपली आ ही जाएगी। दिस रिमूव्स एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। कि भाई अगर मुझे मान लो कि कोई काम करवाना है, अगर मुझे कोई काम करवाना है और मुझे पता है कि भाई ये 10 लोग हैं मेरे अंडर जिनसे मैं काम करवा सकता हूँ, तो फिर मैं उन्हीं 10 लोगों को मैं अप्रोच करूंगा ना। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि हजारों लोग हैं, अब मैं कैसे पता करूंगा कि भाई मुझे किसको किससे अपना काम करवाना है। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है तो उससे हमें पता चल गया कि भाई मुझे इस पर्सन को ऑर्डर देना है, अगर मुझे ये काम करवाना है तो ये पर्सन करेगा। तो उस केस में बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका जो ट्रांसफर है उसमें किसी तरह की एम्बिग्विटी, मतलब उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है। It helps in creating a hierarchical order, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of the authority to be exercised by an individual. So hierarchical order का मतलब होता है, जैसे हमने स्केलर चेन पढ़ा था, स्केलर चेन पढ़ा था, तो स्केलर चेन में हमने क्या बोला था कि भाई ये अल्टीमेट सुपीरियर है। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा कि यहाँ पे बी है जो इसका सबऑर्डिनेट है, ये सी है जो बी का सबऑर्डिनेट है, देन डी है जो इसका सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे इस तरह की एक लाइन क्रिएट कर दी जाती है जिसको हम हायरार्किकल ऑर्डर बोलते हैं कि भाई डी का जो इमीडिएट बॉस है दैट इज सी, सी का जो इमीडिएट बॉस है दैट इज बी, बी का जो इमीडिएट बॉस है दैट इज ए। तो अगर इस तरह का हम एक ऑर्डर बना देते हैं तो उस केस में क्या होता है
कि जो भी हमारी अथॉरिटी है कि हम किस किस को ऑर्डर दे सकते हैं। अब ए को पता है, ए को ये पता है कि भाई अगर मुझे डी से कोई काम करवाना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि ए अप्रोच करेगा बी को कि भाई डी को ये काम बताओ, बी अप्रोच करेगा सी को कि भाई डी को ये काम बताओ, और सी फिर डायरेक्टली डी को बोल देगा कि भाई आपको ये काम करना है और ये टॉप लेवल ने बोला है, इस तरह से। तो यहाँ पे जब इस तरह का हम हायरार्किकल ऑर्डर बना देते हैं तो उससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो स्पेसिफिकेशन होती है ना अथॉरिटी फिक्स करने में, मतलब एक्सरसाइज करने में, वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे हमारे मटेरियल रिसोर्स है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम सारे रिसोर्स को मैनेज करने की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ओवर पावरिंग होता है जो चीज, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का ज्यादा ध्यान हम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज की भी। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली पैसा, और मटेरियल रिसोर्सेज बेसिकली कि जो हमारे एसेट्स होंगे, कि हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीजें होंगी, तो वो उन सब का यूजेज जो होगा ना, जो भी रिसोर्सेज हमारे होंगे उनका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि भाई हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि यहाँ पे ये पर्सन काम करेगा, यहाँ पे ये पर्सन काम करेगा। इसी तरह से हम फाइनेंस के बारे में भी सोच लेते हैं, भाई इस डिपार्टमेंट में पैसे की इतनी जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर मान लो एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट में तो उनका क्या काम है, एचआर डिपार्टमेंट में काम होता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई स्टाफिंग हम कैसे करेंगे, या फिर हम उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो बेसिकली उनका कोई ऐसा खर्चा नहीं है जिसके अंदर उनको कोई फिक्स एसेट की जरूरत पड़े। ठीक है, जो नॉर्मल एक ऑफिस प्रेमाइस है उसमें बैठ के भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, या फिर मान लो परचेज डिपार्टमेंट की, तो परचेज डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, परचेज डिपार्टमेंट को सारी चीजें एनालाइज करने के बाद कि भाई कहाँ से रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, सारी चीजें एनालाइज करने के बाद उसको खरीदना भी पड़ता है। तो उसको खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए ना। तो इसीलिए क्योंकि हमने एक अच्छे से स्ट्रक्चर बना दिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिसको जितने पैसे की जरूरत है, जितने रिसोर्सेज की जरूरत है, उतना ही हम उसको एलोकेट करते हैं। अगर कहीं पे कभी ऐसा होता है कि भाई इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या इस पर्टिकुलर पर्सन को ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको पहले ये बताना पड़ेगा कि भाई ये ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्यों आई है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है ना, वो काफी ऑप्टिमम होता है, काफी सटीक होता है, किसी तरह का वेस्टेज यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है भाई ये काम करना है, इतना पैसा है और इसी में हमें सारा काम करना पड़ेगा। तो जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हो ही जाता है। ठीक है, then organizing leads to the proper usage of all material, financial and human resources. The proper assignment of jobs avoid overlapping of work and also make possible the best use of the resources. Avoidance of duplication of work helps in preventing confusion and minimizing the wastage of resources and efforts. तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं एक तरह से कि क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि मुझे पता है, अब जैसे तुमने मुझसे पूछा कि भाई हमें बुक बता दो, ठीक है, हमें सर बुक बता दो कि भाई हम कौन सी बुक प्रेफर करें, कौन सी बुक रेफर करें फॉर 12th क्लास बीएसटी। तो उस केस में अगर मुझे पता ही नहीं होगा, अगर मेरा इसके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर उसमें मैं तुम्हें 10 बुक बता दूंगा और बोलूंगा कि भाई 10 सारी बुक्स में से पढ़ लो। तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट ही तो हो रहे हैं ना। पॉइंटर्स तो सब जगह एक ही है, चैप्टर्स तो सब जगह एक ही है, कंटेंट तो हर जगह एक ही है, लिखने का तरीका ही तो अलग है ना। तो अगर मुझे ये चीज पता है कि भाई एनसीईआरटी बेस्ट है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा कि भाई ज्यादा कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एनसीईआरटी परचेज कर लो, उसके अलावा जो भी आपका मन करता है ना तो वो परचेज करो, तो रिसोर्सेज सेव हो गए ना, रिसोर्सेज सेव। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है ना, वो भी क्या होता है, ऑप्टिमम होता है, क्योंकि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना मैक्सिमम मुझे जो भी मेरी कॉस्ट है वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज मतलब कि अगर मान लो कि हमारा एक अच्छे से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, अच्छे से अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस केस में इसमें मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्कूल टीचर का ही ले लेता हूँ, क्योंकि उससे ही तुम रिलेट कर पाओगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान लो कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई 4 टीचर हैं, 4 टीचर में से एक अकाउंट्स पढ़ा रहा है, एक इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, एक बिजनेस पढ़ा रहा है, एक इंग्लिश पढ़ा रहा है, 4 टीचर है। अब मान लो बिजनेस स्टडीज का टीचर अगर छोड़ के चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, तो अगर हमने काम को डिवाइड किया हुआ है तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग किया हुआ है हमने,
ऑर्गेनाइजिंग किया हुआ है ना कि भाई काम को हमने डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो बिजनेस स्टडीज का टीचर स्कूल छोड़ के चला जाता है, तो उस केस में तुम इंग्लिश का टीचर थोड़ी सर्च करोगे, ठीक है। अगर उस केस में बिजनेस स्टडीज का टीचर छोड़ के जाता है तो तुम बिजनेस स्टडीज का टीचर सर्च करोगे, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, मतलब इस तरह का ऑर्गेनाइजिंग अगर हम नहीं करते, हमें नहीं पता है, हमें खुद ही नहीं पता है कि कौन पर्सन क्या काम कर रहा है, तो उस केस में मान लो एक टीचर गया, तो हमें फिर बाद में पता चला कि भाई वो एक टीचर जो गया है वही चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। अब क्या करें, बाकी के जो 3 टीचर थे वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का अगर काम होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, खुद सोच सकते हो। तो इसीलिए अगर किसी तरह का कोई चेंज होता है, मतलब अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। तो अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमें अब नहीं बनाना चाहिए, या फिर ये प्रोडक्ट हमें ज्यादा बनाना चाहिए, या फिर ये एक नए तरह का प्रोडक्ट है जो हमें एडिशनल बनाना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो काम ऑलरेडी चल रहा है, या तो उसको हमें रोकना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा एज इन हमें पता होगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था पीएनजी का, ठीक है, पीएनजी का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि भाई उन्होंने क्या किया कि 80 ब्रांड्स को रख के बाकी सारे ब्रांड्स को ड्रॉप कर दिया। तो ऐसा वो क्यों कर पाया, ऐसा वो इसीलिए कर पाया क्योंकि बाकी के जो ब्रांड्स थे ना, 40-50 जो ब्रांड्स थे, उनका एक अलग प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। उनके वर्किंग में और ये जो 80 ब्रांड्स उन्होंने अपने पास रखे हैं ना, उनकी वर्किंग में कोई मतलब एक तरह से मिक्सचर नहीं था, कोई तालमेल नहीं था। ये 80 ब्रांड्स अपना अलग काम कर रहे हैं, वो 40-50 ब्रांड्स अपना अलग काम कर रहे हैं। तो अगर कोई किसी का लेना देना है ही नहीं, तो किसी को भी तुम आराम से ला भी सकते हो और किसी को हटा भी सकते हो, किसी को कम भी कर सकते हो, किसी को बढ़ा भी सकते हो। और जिस पर्टिकुलर एक तरह से एक डिपार्टमेंट को हमें फोकस करना है ना, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे भी हम फोकस करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि चेंज जो होता है ना, उसको अडेप्ट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हमारे लिए हो जाता है। So the process of organizing allows a business enterprise to accommodate changes in business environment. It allows the organization structure to be to suitably modified and the division of interrelationships amongst managerial level to pave the way for smooth transition। कि अगर किसी भी तरह का कोई ट्रांजिशन करना है हमें, तो वो बहुत सिंपली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस कर सकते हैं, उसको हमें चेंज करना हम चेंज कर सकते हैं, उसको नया लाना है नया ला सकते हैं, पुराना हटाना है हटा सकते हैं। It also provides much needed stability to the enterprise that it then continue to survive and grow in spite of changes। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। ये इससे सिंपल एग्जांपल आई थिंक कि कोई हो नहीं सकता, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको इससे तुम समझ सकते हो। द नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि भाई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि जो भी एक स्ट्रक्चर एक तरह से हमने क्रिएट किया है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इफेक्टिव का मतलब अच्छे से काम करेगा, तो अच्छे से तो काम करेगा ही ना। अगर हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, सबको पता है हमें क्या काम करना है, हमें क्या काम नहीं करना है, हमें किसको रिपोर्ट करना है, हमें किससे ऑर्डर लेना है, सारा अगर हमें पता है, तो उससे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ही होगा ना, इंप्रूव भी होगा। तो इसीलिए ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। तो वही आ गया कि भाई हमें स्पेसिफिकली पता है कि भाई ये काम करना है, तो करो करेंगे, नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। दिस हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। Clarity in working relationship enable proper execution of work. Management of an enterprise thereby comes easy and this bring effectiveness in administration। तो यहाँ पे तुम इसको मान सकते हो बेसिकली ये सभी जो जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, चाहे वो प्रोसेस का था, स्टेप्स थे हमारे ऑर्गेनाइजिंग के, या फिर इंपॉर्टेंस का था, सबको एक तरह से क्लब करके हम अगर देखें, तो अगर हम सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारा काम ऑब्वियसली इजी हो ही जाएगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप ही आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, भाई यहाँ पे क्या होता है कि एक तो सबसे पहली तो वो बात स्पेशलाइजेशन वाली बात, ठीक है, स्पेशलाइजेशन वाली बात आ गई कि अगर एक पर्सन एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो उस केस में स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा कि उसको एक तरह से एक स्किल सेट मिल जाएगा कि भाई इस काम को मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको उसका ग्रोथ होगा ऑब्वियसली, ठीक है, उसका ग्रोथ होगा। तो एक चीज तो यहाँ पे ये हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो उसका वर्कलोड होगा ना, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कि जहां पे उसको पहले 10 काम इकट्ठे करने पड़ते थे, अलग अलग काम करने पड़ते थे, अब उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब उसको पता है कि भाई ये काम करना है और वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है, ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ईजी सा है।
So effective delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinate. ठीक है कि भाई हम subordinate को भी काम दे सकते हैं. The reduction in workload by delegation is not just necessary because of limited capacity of an individual, but also allows the manager to develop new methods and ways to performing tasks. It gives them the time to explore areas for growth and the opportunities to innovate, thereby strengthening the company's competitive position. ठीक है, सिंपल. इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के अंदर वही सारी चीजें हैं कि मान लो कि मेरा जो मैंने जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, ठीक है, मैंने जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, मैंने जो डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं वो क्रिएट किए हैं मान लो प्रोडक्ट के बेसिस पे कि मैं एक तो कॉस्मेटिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, कॉस्मेटिक्स बना रहा हूँ. इसके अलावा मैं मान लो कि क्लोथ्स बना रहा हूँ, गारमेंट्स. ठीक है, मेरी जो कंपनी है वो गारमेंट्स बना रही है, कॉस्मेटिक्स बना रही है और फुटवेयर बना रही है. ठीक है, ये तीन चीज मैं अभी करंटली प्रोडक्शन इन चीजों का मैं कर रहा हूँ. तो अगर मान लो कि मुझे ऐसे लगता है कि भाई अभी अभी क्या चल रहा है कि अभी सैनिटाइजर्स का बहुत बिजनेस चल रहा है, तो मुझे एक लाइन एक और बढ़ा लेनी चाहिए क्योंकि हाइजीन वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है हम वहां पे इंक्लूड कर देंगे. तो वो क्या करेगा कि इन तीनों जो हमारे डिपार्टमेंट है, ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, इनको अफेक्ट किए बिना, मतलब यहाँ पे जो काम कर चल रहा है उनको हम बिना इफेक्ट किए क्या कर सकते हैं, एक और अलग से ऐड कर सकते हैं. ठीक है कि भाई वहां पे हम हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना वो प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, हेल्थ इक्विपमेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, कुछ भी हो गए, वो चीजें हम वहां पे प्रोड्यूस कर लेंगे. तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा अगर हमने अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के तैयार किया हुआ है, तो उससे कोई भी चीज को अगर हमें ऐड करना है, कोई नई चीज को अगर हमने ऐड करना है ना, तो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी हमें नहीं होती है. तो डाइवर्सिफाई और ग्रो करने में हमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है जो प्रोसेस होता है. So organizing help in the growth and diversification of an enterprise by enabling it to deviate from existing norms and taking up new challenges. कि भाई ये जो काम है ये तो चलते रहेंगे as it is, एक नए नए डिपार्टमेंट के आने से इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, जो जो चौथा डिपार्टमेंट में लेके आए हैं उसमें उसके अंदर लोग अलग होंगे, रिसोर्सेज अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, उससे इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. लेकिन अगर ऐसा होता कि भाई एक ही फाइनेंस मैनेजर है, वही सब कुछ देख रहा है, तो वो कहेगा कि भाई पहले से 3 डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ, ठीक है, पहली तीन तीन चीजों का मैं प्रोडक्शन देख रहा हूँ, अभी एक और आ गया, तो फिर वो चीज वहां पे हो जाती है. It allows a business enterprise to add more job positions, departments and even diversify the product line. कि भाई जॉब पोजीशंस अगर मुझे ऐड करनी है, अगर मुझे लगता है कि एक और डिपार्टमेंट मुझे बनाना है कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आर&डी डिपार्टमेंट और होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो उसमें अगेन कि भाई अगर 3 डिपार्टमेंट ऑलरेडी है तो चौथा डिपार्टमेंट ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है. तो जॉब पोजीशन ऐड करने में, डिपार्टमेंट ऐड करने में या फिर प्रोडक्ट लाइन ऐड करने में भी हमें यहाँ पे ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती है. ठीक है, सो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. ठीक है, ये हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. अब जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग दिस लिंक livedaily.me/commerce. इस लिंक को यूज करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा कल हमारा होने वाला है स्पेशल संडे. ठीक है, कल हमारे होने वाला है स्पेशल संडे, जहां पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्विज ऑफ 5 चैप्टर. कौन कौन से 5 चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये जो 5 चैप्टर हमारे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग, ये चारों चैप्टर और प्लस हमारा जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 5 चैप्टर का हमारा होगा क्विज. ठीक है, सो इसके लिए प्रिपेयर करना. इसका जो टाइमिंग है दैट इज 9:45 AM to 10:45 AM. ठीक है, 9:45 to 10:45. और ये जो हमारा क्विज होगा ना, ये होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर. अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर. तो जिसने अभी तक ये ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लो, और मेरे प्रोफाइल को सर्च करोगे, गौरव यादव के नाम से अगर मेरा प्रोफाइल सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल तुम्हें वहां पे मिलेगा, और उसको तुम्हें कर लेना है फॉलो. ठीक है, वहां पे तुम्हें मुझे कर लेना फॉलो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है क्लास होने से पहले, जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो तुम्हें रेगुलरली मिल जाए.
इसके अलावा मेरे ही मतलब ये जो मेरा प्रोफाइल है, जो बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो चैप्टर हैं, पार्ट 1 के, वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है वो हमने किया है वहां पे, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जितनी भी हमारी क्विजेज अभी तक हुई हैं वो मेजरली हमने वहीं पे की हैं। तो अगर आपको वो क्लासेस अटेंड करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 सितंबर से हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, 28 सितंबर 2020, दैट मींस मंडे से, ठीक है, मंडे से ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। टाइमिंग रहेगी 3:40 टू 5:10, 1.5 घंटे की क्लास होगी, जहां पे हम सबसे पहला जो चैप्टर करेंगे दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, जो हमारा पार्ट बी बुक है ना, उसका हम सेकंड चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। और इस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे कि भाई एग्जाम में ना तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और ये जो हमारा बैच है, ठीक है, ये जो हमारा प्लस कोर्स जो हमने बनाया है, जो बैच हमने बनाया है, इसके अंदर एक तो सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, बिजनेस, सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसके अलावा ये जो हमारा सिलेबस होगा ना, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस होगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली बाय 25 या फिर ज्यादा से ज्यादा 31 मतलब इस साल के खत्म होने तक हम सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी की है ना, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, तुम्हारी प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में बिजनेस स्टडीज का कोर्स गारंटीड तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे नहीं कि भाई बस फॉर द सेक ऑफ इट कंप्लीट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इस तरह से उसको करेंगे कि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, 96-97% मार्क्स तो आप ऐसे ही ले आओगे। अगर आपने क्लास अटेंड कर ली और पॉइंटर्स को याद कर लिया, फिर तो ऐसे ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप केस स्टडी नहीं भी पढ़ोगे ना, तो वहां पे जो केस स्टडी कराई जाएंगी दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लस कोर्स के लिए अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रेफरल कोड याद रखना GA10, ठीक है, मेरा रेफरल कोड याद रखना GA10, इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। सो ये कोड जरूर याद रखना GA10, इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर किसी को डाउट होता है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, या फिर कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, तो उसको ऑर्गेनाइजिंग की नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। या फिर कोई अगर कोई ऐसा जनरल सा डाउट है, तो वो कल हम क्विज के बाद एक डाउट सेशन भी रख लेंगे, उसमें भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि कल टाइम क्या है, 9:45 टू 10:45, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, हैव अ वेरी गुड नाइट, थैंक यू अगेन।